हाय एवरीवन, वेलकम टू फिस्क फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं CFA लेवल 3 की रीडिंग नंबर 30 का LOS 2। यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दो बेसिक टाइप के वेल्थ ट्रांसफर और उनके अंदर किस तरह का टैक्सेशन हो सकता है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टू प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ ट्रांसफर का। तो एक तो होता है गिफ्ट, दूसरा होता है बिक्वेस्ट। गिफ्ट का मतलब जो आपने लाइफ टाइम में ग्रेटिट्यूड ट्रांसफर किया, मतलब आप अगर जीवित है उस वक्त आपने अपने बच्चों को या जिसको भी आपको अपना वेल्थ ट्रांसफर करना है उसको किया है, उसको बोलते हैं गिफ्ट। ठीक है, तो ये लिविंग इंडिविजुअल के बीच में होता है, लिविंग पर्सन लिविंग को देता है और अथॉरिटीज जहाँ की भी है वो डिसाइड करते हैं किस तरह से टैक्स देना है। ठीक है, अब कुछ कंट्रीज है जैसे US है, वहाँ पे $13,000 तक का एक्सक्लूजन है। कहीं अलग अलग अमाउंट होते हैं अलग अलग पर्सन से रिलेटेड कि उनको उतने अमाउंट तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा अगर उन्हें कोई गिफ्ट मिलता है, तो उसके बाद उनको बचे हुए अमाउंट में टैक्स देना होता है। ये हो गया गिफ्ट के बारे में। अब बात आती है बिक्वेस्ट की। तो बिक्वेस्ट में क्या होता है कि बिक्वेस्ट आफ्टर दैट जो टेस्टामेंटरी ग्रेटिट्यूड ट्रांसफर होता है, यानी विल के तरह से कि किसी ने विल लिखी कि मेरा पैसा मेरी वेल्थ किसी को मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को, मेरे रिलेटिव को, वो होता है बिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर या तो जिसने जो एस्टेट दे रहा है उसको टैक्स देना पड़ता है, यानी कि जिसकी ज़मीन है उसी में से टैक्स कट जाएगा। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, उसी की इसमें से टैक्स कट जाएगा, या फिर जिसको मिलेगा उसे उस अर्निंग पे यानी वो बिक्वेस्ट पे टैक्स देना होगा। अपनी अपनी रेजिम के हिसाब से होता है। अब अगली बात आती है कि किस तरह के अलग अलग लॉज हो सकते हैं। तो एक होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ जो रोमन लॉ होता था उससे रिलेटेड होता है, जहाँ पे जो रोमन लॉ, आपको रोमन रिपब्लिक के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो वहाँ जैसे कि पार्लियामेंट होती, उस तरह की पार्लियामेंट्री बॉडीज होती थी रोमन रिपब्लिक में और वो लॉज बनाती थी। तो ये टॉप डाउन का होता था कि मतलब ऊपर की जो टॉप बॉडी है जो गवर्नेंस वाली है वो लॉ बनाएगी और वो नीचे की जो पब्लिक है उसको फॉलो करना होता है। दूसरा होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ जो होता है वो जनरली ब्रिटिश सिस्टम में होता है, जहाँ पे पुराने जो कोर्ट केसेस है उससे आइडिया लिया जाता है कि कोर्ट केसेस के हिसाब से डिसीजन बनते हैं, उस तरह से लॉ बनते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ भी दोनों तरह के लॉज चलते हैं। तो कुछ में पार्लियामेंट डिसाइड करती है लॉ बनाना, कुछ में कोर्ट केसेस के हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या लॉ बनेगा। और एक और टाइप का लॉ होता है जो कि शरिया लॉ होता है। ये जनरली इस्लाम में फॉलो किया जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा तो दिया गया है नहीं हमें CFA रेटिंग में, और ये तीनों लॉ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तीनों का आइडिया होना काफ़ी ज़रूरी है। तो शरिया मोर और लेस रोमन लॉ की तरह ही होता है, बट इसके अंदर क्या है कि नए लॉज ज़्यादा नहीं बनते, ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं इस्लाम में, उसको फॉलो करना होता है। तो कई काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इस शरिया बहुत सी कंट्रीज़ में, इवन मेजोरिटी मुस्लिम जहाँ है वहाँ भी, उन कंट्रीज़ में भी शरिया कई बार अप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे भी कॉमन या सिविल लॉ चलते हैं। तो फिर अगर किसी को ये लॉ फॉलो करना होता है तो वो विल के थ्रू इसमें एस्टेट प्लानिंग करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं ओनरशिप राइट्स की। तो तीन टाइप के रूल्स हमें CFA करिकुलम में पढ़ाए गए हैं। पहला होता है फोर्स्ड हियरशिप। फोर्स्ड हियरशिप में क्या होता है बेसिकली कि पेरेंट का पैसा बच्चे को जाएगा ही जाएगा एक रूल के हिसाब से, भले ही आप नहीं देना चाहे। तो उसके लिए कई बार क्या करते हैं पेरेंट्स कि अपना, अगर उनको उनके बच्चे को पैसे नहीं देना है, जैसे कि मान लीजिए कुछ पैसे बच्चे हैं जो आउटसाइड मैरिज पैदा हुए हैं, जिनको वो अपना लीडरशिप नहीं मानते या उनसे कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपना पैसा फॉरेन कंट्रीज़ में शिफ्ट कर देते हैं, अपनी स्टेट को ट्रस्ट बना के, जिससे कि वहाँ पे उनको अप्लीकेबिलिटी नहीं हो फोर्स लीडरशिप की और उन्हें पैसा अपने हीयर को नहीं देना पड़े। बट ऐसे कुछ प्रोविजन भी होते हैं जैसे क्लोबैक। तो क्लोबैक में क्या होता है कि चाइल्ड का शेयर वो दुनिया में कहीं भी आपने स्टेट बना लियो उसको मिलेगा ही मिलेगा, वापस उसको इंक्लूड किया जाएगा प्रोसेस में और उसको बच्चे को दिया जाएगा। और उसके बाद क्या आता है, अगला आता है कम्युनिटी रिजिम। तो कम्युनिटी रिजिम में क्या होता है कि जो भी हस्बैंड वाइफ है वो 50-50% टोटल उन्होंने जो मैरिज के टाइम पे अर्न किया है हिस्सा, वो टोटल उनकी मैरिटल आफ्टर मैरिज इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, और जो भी सर्वाइवर है दोनों हस्बैंड और वाइफ में से उसको 50% उसका हिस्सा मिलता है। तो मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ ने 1 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं पूरी अपनी लाइफ टाइम में, तो 50 लाख वाइफ को जाएगा अगर हस्बैंड डाई करते हैं पहले, और हस्बैंड को जाएगा अगर वाइफ की डेथ पहले होती है। अब अगला आता है सेपरेट प्रॉपर्टी रेजिम्स। तो उसके अंदर क्या है कि ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी रेजिम के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो उस मैरिज के आउटसाइड ली गई है, यानी कि मान लीजिए जो हस्बैंड है उसके पेरेंट्स ने कुछ उसको ट्रांसफ़र किया था, तो वो इसके अंदर मेरी कम्युनिटी प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो हम एक एग्जांपल से इसको आगे और समझेंगे। तो
अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, दो पर्सन है, होप एंड लेरी, और ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी रेजिम में रहते हैं। तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी रेजिम में मतलब कि सर्वाइवर जो भी होगा स्पाउस, उसको 50% मिलेगा मैरिटल प्रॉपर्टी का। और एक और यहाँ रूल चल रहा है, वो है फर्स्ट हेयरशिप का, जिसके अंदर कि 30% टोटल एसेट का सर्वाइविंग स्पाउस को जाएगा और 30% चिल्ड्रन को जाएगा। तो यहाँ पे दोनों की शादी 40 साल की से है, और इनके दो बच्चे भी है, टोबी जो 34 का है, एमा जो 32 की है, और दोनों का मैरिटल प्रॉपर्टी है 1300,000 डॉलर, और टोटल एसेट है $1800,000। तो ये $500,000 का जो डिफरेंस है वो बेसिकली इसको, लेरी को उसके पेरेंट्स ने दिया था, तो वो इनहेरिटेंस का है, मैरिटल एसेट नहीं है। तो ये डिफरेंस आ गया है यहाँ पे। अब हमसे जो सवाल पूछा गया है यहाँ पे वो है कि कितना, अगर मान लीजिए लेरी की डेथ हो जाती है तो होप को कितना अमाउंट मिलेगा, और अपने दोनों चाइल्ड को कितना मिलेगा। तो दोनों चाइल्ड और होप का अमाउंट, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि होप को टोटल मैरिटल इनकम का कम्युनिटी प्रॉपर्टी में कितना मिलेगा। वो मिलेगा $650,000। क्यों? क्योंकि टोटल मैरिटल इनकम है $1300,000, उसका 50% $650,000। फिर आती है बात फर्स्ट रीयरशिप की। तो इसके अंदर 30% मिलना था टोटल एसेट का, तो 18 3 ज़ा 54, तो $540,000 होप को मिलेगा इसके अंदर फर्स्ट ईयरशिप में। तो होप को दोनों में से ज़्यादा मिल रहा है कम्युनिटी प्रॉपर्टी रूल में, तो वो अप्लाई होगा, और इस वजह से उसे $650,000 मिलेगा। दोनों चिल्ड्रन को 30% को स्प्लिट करना है अपने इसमें, तो 50-50% उस 30% का यानी $540,000 का इनको मिलेगा, यानी $270,000 ईच। तो टोटल अमाउंट कितना हो, $540,000 प्लस $650,000, यानी $1,190,000 जो है वो टोटल अमाउंट है जो पूरी फैमिली में डिस्बर्स होगा फर्स्ट ईयरशिप रूल की तरफ वजह से। और फिर जो बचा हुआ $610,000 है, वो लेरी की विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो अपने ही चिल्ड्रन और फैमिली में हो जाएगा, या उसे अगर ट्रस्ट वगैरह कुछ भी बनाना है तो वो उसको भी कर सकता है। तो वो प्रोबेट प्रोसेस में उसकी विल के हिसाब से होगा। तो इस रीडिंग में हमें इतना ही पढ़ना था फ्रेंड्स। आगे की रीडिंग में आपको आगे के एलओएस के बारे में पढ़ाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।